नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विचित्र पहेली। विचित्र पहेली, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कथानक कुमुद रस्तोगी, चित्रकार शेष चंद्र गुप्त। अलकापुरी की राजकुमारी ललिता को बचपन से ही नाच गाने का बहुत शौक था। वह नृत्य प्रति अपने गुरु बिरजू महाराज से नृत्य सीखा करती थी। जब वह नृत्य कला में पूर्ण प्रागंत हो गई तो उसके गुरु बिरजू महाराज ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। ललिता की शिक्षा पूरी हो चुकी है, मुझे अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा के लिए राज दरबार ठीक रहेगा। अगले दिन वह राजा चंद्रदत्त के दरबार में जा पहुंचे। महाराज की जय हो। कौन? बिरजू महाराज। कहो, हमारी बेटी की शिक्षा कैसी चल रही है? महाराज, राजकुमारी की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी परीक्षा ले ली जाए। तो फिर लीजिए, उसमें संकोच कैसा? उसी की आज्ञा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ महाराज। मैं चाहता हूँ कि वह अपना नृत्य आपके सामने दरबार में पेश करे। ठीक है, कल हम शाही नृत्य कक्ष में उसका प्रबंध करा देंगे। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर बिरजू महाराज वहाँ से चले गए। उनके चले जाने के बाद, वाह, कल शाही नृत्य कक्ष में हमारी राजकुमारी नृत्य पेश करेंगी। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अपनी राजकुमारी के दर्शन प्राप्त होने के साथ साथ उनकी नृत्य कला देखने का भी अवसर मिलेगा। अगले दिन नृत्य कक्ष शाही लोगों व बाहर के देशों से आए मेहमानों से खचाखच भरा था। उन लोगों में उज्जैन का विख्यात चित्रकार वेणु भी था। तभी राजकुमारी ललिता ने अपने गुरु बिरजू महाराज के साथ वहां प्रवेश किया। सुंदर, अति सुंदर। तो यह है राजकुमारी ललिता। फिर तो मेरा यहाँ आना सफल हो गया। राजकुमारी ललिता ने वहां बैठे समस्त लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद नृत्य शुरू हुआ। उसके पांव तबले की थाप पर थिरकने लगे। उसके सुंदर हाथ हवा में लहराकर तरह तरह की मुद्राएं बनाने लगे। वाह, कितना सुंदर नृत्य है। लगता है इंद्रलोक की कोई नृत्यांगना स्वयं नारी का रूप रखकर पृथ्वी पर उतर आई है। नृत्य समाप्त होने पर, सुंदर, अति सुंदर बेटी, तुम्हारी नृत्य कला देखकर हमें प्रसन्नता हुई बेटी। धन्यवाद पिताजी। तब, बिरजू महाराज, तुम सचमुच इनाम पाने के अधिकारी हो। मंत्री जी, बिरजू महाराज को राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज। स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के बाद, यह लीजिए बिरजू महाराज, आपके परिश्रम का पुरस्कार। धन्यवाद महाराज, आपकी सुकीर्ति युगों युगों तक फैली रहे। उधर नृत्य कक्ष से बाहर निकलने के बाद, उज्जैन के युवराज अजय पाणी को दुल्हन चाहिए। इससे अच्छी दुल्हन उन्हें और कहाँ मिलेगी। उस रात वेणु को नींद नहीं आई। मैं अगर उन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दूं तो बात बन सकती है, मगर कैसे? सीधे तरीके से तो बात बिगड़ने का डर है। इसके लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन सुबह उसने राजमहल की दीवार पर एक सूचना लगा दी, जिसमें उस राज्य के तमाम चित्रकारों को चुनौती दी गई थी। ऐसी चित्रकारी करना तो किसी भी चित्रकार के लिए असंभव है। मुझे तो यह चित्रकार कोई पागल लगता है, वरना ऐसी चुनौती न देता। वेणु की चुनौती का जब कोई जवाब न दे सका तो राजा चंद्रदत्त ने उसे अपने राज दरबार में बुलवाया। महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। चित्रकार वेणु, तुम्हें हमारी बेटी का महल सजाना होगा। यह मेरा सौभाग्य होगा अन्नदाता। तो फिर जाओ और आज से ही अपना काम शुरू कर दो। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर वेणु वहां से चला गया। वेणु ने उसी दिन से राजकुमारी ललिता का महल सजाना शुरू कर दिया। उसने ललिता के कक्ष की दीवारों पर युवराज अजय पाणी के विभिन्न मुद्राओं में अनेक सुंदर चित्र अंकित कर दिए। राजकुमारी ललिता ने जब अपने कक्ष की दीवारों पर अजय पाणी का सुंदर चित्र देखा, वाह, कितना सुंदर और मनमोहक चित्र है। कौन है यह सुंदर पुरुष चित्रा? मुझे क्या मालूम राजकुमारी जी, इसका भेद तो उस चित्रकार को मालूम होगा जिसने यह चित्र बनाया है। अगर आज्ञा हो तो चित्रकार से पूछाऊं? नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पता लगाने की। हमें क्या लेना देना है उससे, पागल कहेंगी। किंतु वेणु ने उन दोनों की बातें एक पर्दे की ओट में छिपकर सुन ली। अब मुझे अपनी योजना का दूसरा चरण प्रारंभ करना चाहिए, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। इसके लिए मुझे अपने मित्र चारू का सहारा लेना होगा। संयोग से उसी नगर में वेणु के इस मित्र का घर था। वह अपने मित्र के घर पहुंचा। आओ मित्र, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। कैसे हो? मैं दर्शन देने नहीं, बल्कि तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ चारू। तो बताओ मित्र, संकोच कैसा? कल तुम्हें महल के सामने जाकर तमाशा दिखाना होगा। तमाशा? कैसा तमाशा वेणु? क्या मुझे ललिता की तरह नाचना होगा?
आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वे दोनों योजना बनाते हुए राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते में तुम्हें महल के सामने खड़े होकर नाच गाना करना होगा और अजीबोगरीब मुद्राओं में तरह तरह की भूमिकाएं अदा करनी होंगी मित्र। वे दोनों महल के सामने जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। स्पष्ट शब्दों में यह क्यों नहीं कहते कि मुझे एक मूर्ख की भूमिका अदा करनी है? ऐसा ही समझ लो मित्र। उसके बाद दोनों वापस लौट पड़े। तुम्हारी हरकतें इतनी अजीब हों कि वे तुम्हें महल के अंदर बुला कर ले जाएं। अब मेरी समझ में आया। अगर तुम अपनी भूमिका में सफल रहे तो राजकुमारी ललिता भी तुम्हें अपने कक्ष में अवश्य बुलाएगी, और तब मैं ललिता को आकर्षित करने के लिए अजय पानी की तारीफ के पुल बांधूं। कितने बुद्धिमान हो तुम मीनू। अगले ही दिन सुबह महल के बाहर दरवाजे के सामने हलचल शुरू हो गई। चारू ने नृत्य की मुद्रा में तरह तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें करनी शुरू कर दी। वह देखो कैसा तमाशा दिखा रहा है, चलो चल कर देखते हैं। देखते ही देखते चारू के चारों ओर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तभी शाही बगीचे में घूमते हुए राजा चंद्रदत्त की नजर चारू पर पड़ी तो वे उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। उसे देखिए मंत्री जी, कैसे अजीब ढंग से हाथ पैर चला रहा है, शायद कोई बहरूपिया लगता है। जी महाराज, वह चारू है। चारू? जी महाराज, वह बहरूपिया है। तरह तरह के वेश बनाकर लोगों का मनोरंजन करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो फिर चलिए मंत्री जी, आज इसी की कला का रसावादन करते हैं। चलिए महाराज। वे दोनों भी उसके पास पहुंच गए। महाराज, नाच तो ऐसे रहा है जैसे अपने आप को राजकुमारी ललिता समझता हो, मूर्ख कहीं का। इसका बेसिर पैर का गाना तो जरा सुनिए महाराज, पागल कहीं का। लेकिन चारू अपनी धुन में नाचता गाता रहा। इस राज्य में सूरज और चांद से अंधेरा है और उस पहाड़ी पर रात बड़ी चमकीली है। तब राजा चंद्रदत्त ने उसे अंदर महल में लाने की मंत्री को आज्ञा दी। मंत्री जी, आप उसको अंदर महल में ले आए। जो आज्ञा महाराज। अंदर महल में पहुंचकर, ओ भले मानस, जरा हमें भी तो बताओ कि रात कैसे चमकीली होती है और सूरज चांद से कैसे अंधेरा है। जैसे फूलों को भौरों से, भौरों को कलियों से और कलियों को मधुमक्खियों से बैर है, वैसे ही सूरज और चांद को उजाले से बैर है महाराज। और वह एक के बाद एक अजीब पहेलियां बुझाता रहा, सुनाता रहा। ऐसे मनोरंजक वातावरण में भी राजकुमारी ललिता अपने कक्ष में अकेली बैठी अपने ही विचारों में खोई हुई थी। कितना सुंदर चित्र है इस युवक का। क्या वह सचमुच ही इतना सुंदर है? लेकिन यह युवक है कौन? किस देश का राजकुमार है? तभी एक सेविका ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमारी जी की जय हो। क्या बात है मैना? राजकुमारी जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं और महल में महाराज खूब मजे ले रहे हैं। वह किसी बहरूपियों को पकड़ लाए हैं। अच्छा, तो फिर उस बहरूपियों को मेरे कक्ष में बुला ला, कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा। जो आज्ञा राजकुमारी जी। उसके आने से मेरा ध्यान तो बटेगा, जो व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ है। चारू को राजकुमारी ललिता के कक्ष में लाया गया तो उसकी नज़र कक्ष की दीवार पर बने चित्र पर पड़ी। अजय पाणी, उज्जैन का राजकुमार? तुम उसे जानते हो? उसे कौन नहीं जानता राजकुमारी जी। कामदेव सा सुंदर और बाहुबली सा बहादुर, उसे तो सारा संसार जानता है। तुम काफी बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहे हो उसकी चारू। नहीं राजकुमारी जी, उसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कहाँ। राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बैठो चारू, मुझे उनके बारे में बताओ। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वह तो साक्षात कृष्ण का अवतार बनकर इस धरती पर प्रकट हुए हैं। और तब चारू ने अजय पाणी के पराक्रम और उदारता की कितनी ही कहानियां राजकुमारी को सुना डाली। उन कहानियों को सुनकर राजकुमारी और उसकी सखियां सब मुग्ध हो उठी। काश मैं ऐसे वीर, प्रतापी और धर्मात्मा की पत्नी बन पाती तो कितना अच्छा होता। ओह, ऐसा पुरुष तो मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। लेकिन महाराज चंद्रदत्त के मंत्री पुत्र अजीत की नज़र बहुत दिनों से राजकुमारी ललिता पर थी, इसलिए वह छिप छिप कर उसकी बातें सुना करता था। ओह, तो यह बहरूपिया राजकुमारी के दिल में प्रेम की चिंगारी लगा रहा है। मैं अभी महाराज को जाकर इसकी खबर देता हूँ। वह दौड़ता हुआ महाराज चंद्रदत्त के कक्ष में पहुंचा। महाराज, राजकुमारी जी के कमरे में जो हो रहा है उसे रोकिए। क्या हो रहा है, हमें साफ साफ बताओ। महाराज, वह बहरूपिया राजकुमारी के मन में प्रेम की चिंगारी फूंक रहा है। अजीत, तुम होश में तो हो? महाराज, मैं तो होश में हूँ, मगर राजकुमारी जी प्रेम में पागल होकर जल्दी ही होश खो बैठेंगी।
अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं अपनी आंखों से चलकर देख लीजिए। हाँ, हम स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। अभी चलो हमारे साथ। और महाराज चंद्रदत्त क्रोध में भरे हुए राजकुमारी के कक्ष की ओर चल पड़े। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम उस बहरूपियों को ऐसा दंड देंगे कि वह भी जन्म भर याद रखेगा। ऐसा ही दंड मिलना चाहिए उस बहरूपियों को महाराज। उधर राजकुमारी के कक्ष में चारों तरह तरह की मुद्राएं बनाकर राजकुमारी का मनोरंजन करने के साथ साथ अजय पाणी के रूप के गुणगान भी कर रहा था। क्या सचमुच इतने ही सुंदर है राजकुमार अजय पाणी? मैंने बताया ना राजकुमारी कि वह सुंदरता में कामदेव है। तभी महाराज चंद्रदत्त ने कक्ष में प्रवेश किया। निकल जा यहाँ से बहरूपिये, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तुड़वा दूंगा। तूने मेरी बेटी के कक्ष में आने की हिम्मत कैसे की? क्षमा करे पिताजी, इसको तो मैंने बुलवाया था। महाराज, बेटी तुम इस बहरूपिये को नहीं जानती। यह राई का पहाड़ बनाने में माहिर है, इसलिए तुम इसकी बातों में ना आना। लेकिन पिताजी, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जरूर आपके किसी पाजी ने कान भर दिए हैं। यह तो केवल हमारा मनोरंजन कर रहा था। मनोरंजन ही सही, लेकिन अब इसका महल में क्या काम? चारू, तुम जाओ और आगे फिर कभी इस महल में मत आना। यह लो अपना इनाम। जो आज्ञा महाराज। चारू राजमहल से जब बाहर आया, मेरा काम पूरा हो गया। वह पूरी तरह राजकुमार के प्रेम के रंग में रंग चुकी है। वह जब घर पहुंचा तो वेणु को अपने इंतजार में बैठा पाया। तुम आ गए मित्र, बताओ तुम्हारा नाटक कैसा रहा? सफल रहा। सब कुछ तुम्हारी आशा के अनुकूल ही हुआ है। तो क्या राजकुमारी के दिल में राजकुमार के प्रति प्रेम? हाँ मित्र, प्रेम चिंगारी उसके मन में फूट पड़ी है और आशा है कि तुम्हारे राजकुमार में भी वो सब खूबियां होंगी जो मैं बता कर आया हूँ। खूबियां तो उनमें बहुत है, तो फिर राजकुमारी भी कोई कम नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।